Hello, everyone. Very good evening. I hope you all are good. So, am I audible? Is the screen visible? Please let me know before we start. Am I audible? Screen visible? I just want to check. Yes, you can do. You can give thumbs up if I am audible and if things are visible perfectly. Let me know, please. Yes, everyone, come on. Okay, ठीक है. I need to check myself. आप लोग रिप्लाई देते नहीं हो जल्दी. So yeah, screen I can see clearly. My voice is audible also. So now let's start with the theme gravitation. We were to read potential. We were learning. कल तो बहुत ही ज़्यादा disaster हुआ. We couldn't complete anything. So gravitational potential, what it is. कल के क्लास में मैंने डिस्कस किया था. So I will explain that a bit again and in a more good way. I must say good means in the way that will help you move with question solving. Okay. So यहाँ पे आप देखो, अगर मेरे पास मास m1 है, जस्ट अंडरस्टैंड अभी तक जो हमने पढ़ा है उस नॉलेज को हम यूज करेंगे. ठीक है. सो आप ध्यान से देखो, m1 मास है. आर डिस्टेंस पे अगर कोई m2 मास होता था या फिर या अगर m2 मास है, वी यूज टू से कि इस m2 मास पे एक फोर्स लग रहा है बिकॉज ऑफ m1 और वो अट्रैक्टिव फोर्स है इधर लग रहा है. ठीक है. So, जैसे ही the moment we are bringing any mass at this point or at any point, any random point P, then because of M1, that mass will experience force. Done. So, अगर इस P पॉइंट पे किसी भी मास को लाने से अगर वो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, इट मीन्स दिस P पॉइंट हैज समथिंग और दैट समथिंग इज व्हाट लाइक इस P पॉइंट तक M1 मास का कुछ तो इफेक्ट है एंड दैट इफेक्ट वी हैव स्टडीड एज ग्रेविटेशनल फील्ड. M1 मास अगर r डिस्टेंस M1 मास अगर रखा हुआ है r डिस्टेंस पे, अगर मुझे बताना है M1 का क्या इफेक्ट है, वी कॉल इट ग्रेविटेशनल फील्ड. और उस फील्ड का फॉर्मूला हम लोग क्या देते थे, जी m1 by r square. एंड इफ एनी मास वी आर कीपिंग हियर, force acting on the mass will be gravitational field into mass of that body. ये हमने पढ़ा है बहुत पहले. ठीक है. अभी हम पढ़ रहे थे पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट. डन. सो कल के क्लास में या फिर उससे प्रीवियस क्लास में मैंने आप लोगों को बताया कि अगर मेरे पास कोई मास है, इन्फिनिटी पे एक मास है, और अगर इस मास को मुझे इस पॉइंट पे लाना है तो मुझे कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ रहा है. और वो वर्क डन कितना था मेरा, जी m1 m2 बाई r. दिस मच वर्क आई नीडेड टू डू. राइट. अगर इस m2 मास को मुझे यहां तक लाना है तो मुझे काम करना पड़ रहा है. डन. सो व्हाई दिस इज हैपनिंग, इस p पॉइंट के पास ऐसा क्या है. जैसे देखो, तुम यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर मैं अर्थ के सरफेस की बात करूं, सपोज दिस इज सरफेस ऑफ अर्थ. अगर मेरा मास यहाँ है और इस सरफेस पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, अगर इस मास को मुझे यहाँ से उठाकर यहाँ तक ले जाना है, मुझे कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा, है ना. कोई वर्क नहीं करना पड़ रहा क्योंकि ग्रेविटेशनल फील्ड चेंज नहीं हो रहा, फ्रिक्शन है नहीं, नो वर्क वी आर डूइंग. बट हियर वी आर डूइंग वर्क. व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दिस पॉइंट P इज डिफरेंट. सपोज कर लो ये पॉइंट को तुम 1 मान लो और ये पॉइंट को 2 मान लो. सो पॉइंट 1 और 2 के बीच में कुछ चीजें तो चेंज हुई है ना. जब वो 1 से 2 पर जब हम उसको ला रहे तो एक वर्क करना पड़ रहा है, यानी कि 2 पॉइंट हैड समथिंग that is responsible for work getting done on M2 to bring it at a distance r from M1. And that something is what potential, जिसको मैंने कल बताया था. So potential at point P is how much?
G m1 by r. So because of mass m1 at point P, there is a gravitational field G m1 by r square. There is a potential, gravitational potential, and it will also will be with negative sign. So G minus G m1 by r it is. Okay. Done. So this is gravitational potential. Now why I'm talking about this, क्योंकि जो वर्क डन है ना, देखो अब मैं क्वेश्चन को सिंपल करूंगी. कैसे सिंपल करूंगी? अगर तुमसे कोई पूछता है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फॉर्मूला बताओ, तो क्या बताते हो? कल मैंने बताया था वर्क डन पर यूनिट मास इज व्हाट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल. डन. सो दिस इज द बेसिक फॉर्मूला. नाउ पॉइंट 1 एंड 2 की मैं बात करूं तो एक्चुअली मैं इसको ऐसे समझाती हूँ तुम लोगों को. यहाँ पे ले लो, ठीक है. m1 मास को अर्थ का मास मान लो, ठीक है. m1 मास तुम्हारा क्या है? मास ऑफ अर्थ है, ठीक है. और m2 मास कहाँ रखा हुआ है? इंफिनिटी पे रखा हुआ है. डन. कहाँ रखा हुआ है? इंफिनिटी पे. सो इनिशियली m2 is at infinity. This is point 1. Done. So point 1 पे because of mass of m1 gravitational potential क्या होगा? v1 लिखो. So that will be minus g m1 by infinity. That is 0. यानी कि no potential. Done. If we are bringing it closer here somewhere at r separation m2 and call it point 2, at point 2 potential because of mass m1 will be how much? v2 will be how much? Minus g m1 by r. ठीक है. हाउ मच पोटेंशियल डिफरेंस? कितना पोटेंशियल डिफरेंस हुआ? v2 माइनस v1, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल. सो डेल्टा v इज इक्वल टू हाउ मच? माइनस g m1 by r. Done. So this is potential difference, and work done is equal to what? Work done per unit mass is nothing but equal to, मैंने पोटेंशियल बोला था लेकिन ये एक्चुअली इक्वल है पोटेंशियल डिफरेंस के. मैंने पोटेंशियल क्यों लिखा था? क्योंकि इंफिनिटी पे वी अज्यूम दैट पोटेंशियल इज व्हाट? 0, because here r is very very large and we assume that at very large distance effect of mass m1 is not there, and that is why potential we are taking as 0. So potential difference is this. Now in any gravitational question, if you are asked to calculate work done because of gravitational field, then how you will calculate the work done? वर्क डन के लिए आप करोगे m इंटू डेल्टा वी जी, मास इंटू पोटेंशियल डिफरेंस. सो अगर क्वेश्चन कुछ ऐसा है, सपोज कर लो कि तुम्हें दिया हुआ है कि पॉइंट 1 पे पोटेंशियल इज v1, पॉइंट 2 पे पोटेंशियल इज v2, and you are taking mass m from point 1 to 2. So how much work you will do? So simple formula should be in your head. Work done per unit mass is equal to change in potential difference. ठीक, और is equal to potential difference. So this is equal to v2 minus v1. So work done will be equal to m into v2 minus v. Done. So for now, this is also same with electrostatic potential when you will learn electrostats. So for now, what things should be clear in your head regarding potential? देखो मैंने क्या क्या बताया है potential में. सिंपल पहला कॉन्सेप्ट ये है, you should not get confused. क्योंकि यहाँ पे देखो सिंपल चीज, जो पहला चीज मैंने बताया कि अगर मास m है, r डिस्टेंस पे अगर तुमसे पूछता है व्हाट इज द पोटेंशियल बिकॉज ऑफ मास m एट डिस्टेंस r, हाउ मच पोटेंशियल यू विल से माइनस gm by r. This is the potential. Okay, so this is all. Now what is the definition of potential? So for defining potential thing, we have a definition, that is work done per unit mass is equal to potential difference. So if we are taking one point at infinity, second point will be something else. So at infinity it will become 0. जैसे देखो जनरली हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस को पढ़ते हैं, डेल्टा वी ही पढ़ रहे हैं, क्योंकि फॉर्मूला में भी डेफिनेशन में भी क्या है? वर्क डन पर यूनिट मास इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस. इट इज नॉट इक्वल टू पोटेंशियल. लेकिन अगर तुम्हें किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल का एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना है, तब हम लोग एक पॉइंट, जैसे मैंने अर्थ के केस में बताया, एक पॉइंट ऐसा लेंगे जहां पे पोटेंशियल क्या होगा? 0. और एक पॉइंट जैसे कि पहला पॉइंट ले लो, ये पॉइंट ऐसा लिया जहां पे हमारा पोटेंशियल क्या है? 0 है, और दूसरा पॉइंट ऐसा लेंगे जहां पे पोटेंशियल कुछ और है. सो इस केस में तुम्हारा डेल्टा वी अगर निकालोगे v2 माइनस v1, सो v2 विल बी समथिंग and v1 will be 0. So you are able to calculate v2, not delta v.
एब्सोल्यूट वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हो। कब? उस केस में तुम्हें किसी एक पॉइंट के पोटेंशियल को फिक्स करना होगा, और यहाँ पे फिक्स करने के लिए हमने क्या लिया है, एक पॉइंट को इन्फिनिटी पे लिया है। डन। सो लेट्स मेक इट सिंपल, वी विल डू क्वेश्चन इन द नेक्स्ट क्लास, बट आज के लिए आई एम ओनली मूविंग विद थ्योरी विद सम 1 or 2 क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद हम लोग सबसे पहले पढ़ लेते हैं escape velocity को। डन। Question we will do, don't worry, don't feel like I'm just rushing through, I'm not rushing through, okay? So जितना इंपॉर्टेंट है मैं बता रही हूँ। escape velocity देखो क्या है, इसके कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझो। अर्थ के रिस्पेक्ट में डिफाइन करना है, ठीक है, सबसे पहली चीज। सो ये अर्थ है, इसका मास एम ले लो, रेडियस ऑफ अर्थ यू ऑलरेडी नो। सो सपोज कर लो मैं यहाँ खड़ी हूँ, और कोई इंसान चाहता है कि मैं मुझे अर्थ के एटमॉस्फेयर से फेंक दिया जाए, मीन्स मैं उस पोजीशन पे चली जाऊं जहां अर्थ के मास का कोई इफेक्ट नहीं है। डन। सो किसी भी बॉडी को अर्थ के सरफेस से एस्केप करने का क्या मतलब होता है? उसका मतलब ये होता है कि उस पर्सन को या उस ऑब्जेक्ट को ऐसी जगह पे ले जाना जहां पे अर्थ के मास का कोई इफेक्ट नहीं है, यानी कि इंफिनिटी। डन। सो एस्केप करने का मतलब, अगर ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को एस्केप करना है इस सरफेस से, तो मैं उसको किसी ऐसे जगह पे ले जाऊंगी जहां पे अर्थ का इफेक्ट क्या है, 0 है। यानी कि यहाँ पे जी का वैल्यू भी 0 होगा, क्योंकि जी ग्रेविटेशनल फील्ड का वैल्यू क्या लिखते थे, gm/r²। if it is for earth, then gme/r², where r is this whole distance, right? If this r is infinity, gravitational field will become 0, also potential will become 0. Done. Everything will be 0, means there is no effect of mass. So we have to throw an object from surface to infinity. So how we will be able to do it? Now next question is, throw करने का मतलब तो समझ गए तुम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि इसको थ्रो किया कैसे जाए, हाउ वी कैन अचीव इट, कैसे कर सकते हैं बताओ। अब तुम लोग ध्यान से सोचो, यहाँ पे g 0 है, v 0 है। सो यहाँ पे इस बॉडी के पास कोई एनर्जी नहीं होगा। अब देखो ये मैं क्यों बोल रही हूँ, जैसे तुम ध्यान से सोचो, अगर मैं यहाँ अर्थ है और मैं हूँ अर्थ, सपोज कर लो मैं यहाँ पे हूँ, डन, समवेयर इन द अर्थ एटमॉस्फेयर, सॉरी, एट डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। सो अगर ये केस को तुम कंसिडर करो तो यहाँ पे 2 मास सिस्टम है, मैं हूँ, अर्थ है, दोनों के बीच में सेपरेशन r है। मेरी पोटेंशियल एनर्जी या फिर इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, कितनी होगी, माइनस मास ऑफ अर्थ इनटू मास ऑफ द पर्सन डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। यही है ना पोटेंशियल एनर्जी, हमने पहले पढ़ा है। सो दिस इज, अगर ये पर्सन इंफिनिटी पे चला गया, इंफिनिटी पे अगर गया तो r will tends to infinity, right? And in that case this potential energy will become 0. So at infinity there is no effect of earth, means no energy because of earth, no potential, no gravitational field, nothing. Now how we will solve this question? अब चलो सॉल्व करते हैं। सो जब इनिशियली ऑब्जेक्ट कहाँ है, इनिशियल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज दिस, फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज दिस। सो लेट्स राइट इनिशियल एनर्जी, फाइनल एनर्जी वी नो, final energy is 0, क्योंकि here we are considering object at infinity which has no velocity, so its potential energy is 0, we have seen here. Its kinetic energy is also 0 because it has no velocity. Done. But on the surface of earth it has some energy initially. What energy it will have? It will have energy because of being in the atmosphere of earth, so its energy will be minus gmem by r. Agree? And where r is equal to radius of the earth. So initially it has negative energy, and if we are making it escape, its energy will become 0, means its energy is increasing, right? Here its energy is negative because it's bonded to the earth. Here its energy is 0 because it has no kinetic energy and it's no longer bonded to the earth. So here its energy is 0. Done. So now I will sum up. If we have to make a particle escape from the surface of earth, we need to give it some energy so that its total energy will become 0. Done. So यहाँ पे इसकी एनर्जी जितनी भी है E initial, in that I need to add something because this is negative energy, add something and this addition will become equal to 0. So
in what form of energy I will add to it. Like in what form I will give it energy so that it will add to minus EI and become equal to 0. So most preferable form is kinetic energy. So we will give this object some velocity, and that velocity is your escape here. Done. So suppose I'm giving it velocity v. So if I'm giving this object velocity v such that it escapes the surface environment of Earth and reaches a position where its velocity becomes 0, and obviously it is out of Earth, so no potential energy. Done. So that task I'm going to do. So EI plus kinetic energy will become equal to 0. Let's now put the things. अब देखो माइनस जी एम ई बाई आर ई प्लस में क्या लिखूंगी हाफ एम वी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी गिवन टू द मास विच इज टू escape, and this total will add to 0. Then only it will reach to infinity. That is out of Earth's atmosphere, right? So अब आप यहाँ इसको सॉल्व कर लो, एंड सॉल्व करोगे तुम्हें वैल्यू मिल जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर जी एम ई बाई आर ई. ठीक है, अब आप देखो एम एम कैंसिल होगा एंड वी स्क्वायर विल बी इक्वल टू व्हाट. चलो मैं सॉरी चलो मैं यहीं पे इसको समराइज कर देती हूँ. सो v इज इक्वल टू हाउ मच? इट इज इक्वल टू रूट अंडर जी एम ई बाई आर ई, है ना? Everyone understood the concept? If yes, then give me thumbs up. If yes, then. Otherwise, I will re-explain. But I have taken time to explain. I hope you all have understood. But I hope doesn't mean कि you won't ask doubt. अगर नहीं समझे हो तो बता दो. Yes, come on, let me know. किसी को डाउट है? Yes. Anyone, any doubt? Or if you're not able to understand, let me know. A common problem of every batch. लोग बोलते ही नहीं है. किसी को डाउट है? So you're not going to tell me, right? चलो ठीक है. So what is the escape velocity? Escape velocity equal to कितना आया हमारा? Now मैं यहाँ पे लिखूंगी g m e by r e root over. If I'm going to do a slight of modification, यहाँ पे मैं r e लिखूंगी, यहाँ भी r e से multiply कर रही हूँ. That is radius of Earth. So it will become equal to g m e by r e का square into r e. And if you remember what is this equal to, now everyone will answer. तुम लोग देखो आंसर किया करो. This is equal to what? Let me know, everyone. That will give me some kind of confidence that you people are reading actually. Otherwise, I will feel like you people are coming and going. What is this term under that circle? Come on, everyone. क्या कर रहे हो? जयदीप, जडेजा, तन्वी, आर्या. Who else are here? Aditya, Abhay, and everyone else. पता नहीं है या तुम लोग बता नहीं रहे हो? क्यों रिप्लाई नहीं करते ये बताओ मुझे. You can reply, right? This is how you people kill your time, you know. ठीक है, मत बोलो. अब मैं पूछूंगी नहीं, मैं बता रही हूँ. सॉरी, यहाँ पे फॉर्मूले में मैंने मिस्टेक किया क्या? कुछ नहीं बोलना है तुम लोगों को. दिस इज हाफ एम बी स्क्वायर ना. जी एम ई बाई आर ई, यहाँ पे 2 का टर्म भी तो होगा. दिस 2 विल गो हियर. सो हियर इट इज व्हाट? हियर इट इज 2. This is 2. So this is equal to small g and this is equal to 2g r e.
where g is acceleration due to gravity on the surface of earth. अगर तुम लोग रिप्लाई नहीं करोगे, मुझे पढ़ाने में इंटरेस्ट कहाँ से आएगा? तुम्हें क्या लगता है मैं ब्रह्मा विष्णु महेश या फिर कोई ऊपर वाले कोई कुछ गॉडेज या कोई डेटी आई हूँ क्या, जो मेरे अंदर इतनी पावर होगी, इतनी एनर्जी होगी कि तुम लोग कुछ मत बोलो और मैं सब कुछ बोलती जाऊं? आई एम ए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, आई नीड रिप्लाईज, आई नीड रिस्पॉन्स. क्या समझ के रखे हो यार, सीरियसली? एंड ऑन द टॉप ऑफ everything, you want me to perform to maximum. How will I do that? This is not a one way process. I'm not doing a podcast. I'm not here just reciting something and recording and then I will upload it somewhere. I'm just in conversation with a bunch of people. I don't know how you people are like this. Like time and again बहुत प्यार से बात कर रही हूँ तुम लोगों से, तुम लोग रिस्पॉन्ड करो, बात करो, बताओ. अगर बात करने में प्रॉब्लम है, लेट मी नो व्हाट द प्रॉब्लम इज एट द बिगिनिंग ऑफ क्लास. Or for once you just explain me everything ki ma'am it's not possible to reply, we won't reply, just keep it in your head, we are not going to do it. तो मैं ये दिमाग में रखूंगी and I won't ask with anyone anything. But तुम लोग कुछ बताते नहीं हो and someday you will reply, someday you won't. What should I take out of it? Okay, do this question if you feel like. One 1.5 is the time I have given you. Okay, so take 1.5 minutes and do it. Yes, Jaydeep, what do you want to say now? Or should I make of this yes? चलो जल्दी से आंसर बताओ क्या आ रहा है. तुम लोग मुझे गुस्सा दिलाते हो सीरियसली. What is the question here? Uh, okay, no answers. 8. Anyway, so what the question is here? Obviously, तुम लोग focus नहीं करोगे तो आंसर कहाँ से करोगे? Simple सी बात है. Now this question is, there is a planet having mass 9 times mass of Earth, ठीक है, and its radius is 4 times that of Earth. Done. And escape velocity we have to calculate for this planet, right? So if there is a body or there is an object on the surface of this planet, then how much velocity should we give to this body so that it can escape? So in short, we have to calculate escape velocity. What is the formula of escape velocity? Escape velocity का अगर मैं formula बताऊं तो क्या था? 2gm/r. That is what we got, right? This was the formula. We were doing for Earth, so here m was mass of Earth and r was mass of r was radius of Earth. Done. And here we have to calculate for another planet. So simply write the formula 2gm/r. Now do this. 2 g mass of
G is not going to change with the change of planet. Mass is here what? Because G is constant, 9 me. And what is this? Radius. Radius is 4 re. So what will be the value? Value will be 9 by 4. 9 by 4 into 2 G me by re. And this is the and this is what? That 2 G me re. This is what? This is escape velocity for the surface of Earth, or for the planet, right? For the Earth planet, this is escape velocity for that. And its value is how much? Escape velocity in Earth is given. This is 11.2. So if you are going to put the mass of Earth, radius of Earth, and if you are going to put the value of G and taking root of it, you will get this value 11.2. ये याद रखना तुम लोग. Escape velocity for the Earth surface is 11.2 kilometer per hour. ठीक है. Okay, here it's given different, so let it be like that. जो क्वेश्चन में दिया है वो रखोगे, अदरवाइज यू विल रिमेम्बर. लेकिन चलो अभी यहाँ करते हैं. Into 10 to the power 3 meter per second it is given. Okay, so V-scape is given. Put the value of V-scape. So 9 by 4, root under 9 by 4 into root under 2 GME by RE. And this is equal to what? V-scape. So what will be the आंसर? रूट अंडर 9 by 4 को क्या लिखोगे? 3 by 2. And escape velocity of Earth is equal to 11.2. Now solve it. So this will be equal to 33.6 divided by 2. So how much value you are going to get? क्या value मिलेगा? अभी आंसर बताओ. If you are really interested in telling. $16 point something you will get, right? So this is the correct answer. Okay. There is no point of asking if you have doubt or not, because you are not going to reply. So I'm not going to ask. I'm not going to waste my energy. और जब मैं बार बार पूछती हूँ ना, तभी मुझे गुस्सा आता है और तुम नहीं बोलते हो. तो इससे अच्छा है मैं नहीं पूछूंगी, मुझे गुस्सा नहीं आएगा. तो बहुत अच्छा ही अप्रोच है अब मेरा भी. आई वोंट बी आस्किंग एनीथिंग. तुम लोग भी अब शांति से आराम से सो जाओ बैठकर. मुझे पता है तुम लोग क्या कर रहे होगे. पता नहीं जो पढ़ भी रहे हो क्यों नहीं बोल रहे हो वो मुझे नहीं पता. सो व्हाट टॉपिक वी आर गोइंग टू रीड नाउ? एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिटिंग अर्थ सैटेलाइट. एंड दिस विल बी ट्रू फॉर ऑल सॉर्ट ऑफ मोशन. कौन से मोशन? जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है. अगर सन को ले लो, सो सन के अराउंड कौन घूमता है? प्लैनेट्स. अगर मैं प्लैनेट्स को सेंटर पे लूं तो प्लैनेट्स के अराउंड कौन घूमता है? सैटेलाइट्स. सो अभी जो भी हम पढ़ने जा रहे हैं, एनर्जी का फॉर्मूला, वेलोसिटी का फॉर्मूला, व्हाटएवर वी आर गोइंग टू रीड विल बी ट्रू फॉर बोथ द सिस्टम. कौन से दो सिस्टम? एक तो ये कि सन के अराउंड जो प्लैनेट्स घूम रहे हैं उनके लिए भी वो फॉर्मूला ट्रू होगा, और दूसरा अर्थ के अराउंड यानी कि कोई भी प्लैनेट के अराउंड जो सैटेलाइट घूम रहे हैं उनके लिए. So basically, whatever we are going to now do is for planetary motion. Okay, chalo. So velocity of satellite. Either you give it a heading of velocity of satellite around planet, or give it a heading of velocity of planet around sun. Both are same. ठीक है. So किसी एक को लेकर चलते हैं. Velocity of satellite I'm going to calculate. So calculation का जब हम लोग केपलर्स लॉ को पढ़ रहे थे, हमने ये पढ़ा था कि जो प्लैनेट्स होता है वो सन के अराउंड किस ऑर्बिट में जाता है? एलिप्टिकल. लेकिन कैलकुलेशन के लिए हम लोग उस ऑर्बिट को क्या मान लेते हैं? सर्कुलर. सो जो भी कैलकुलेशन करेंगे ऑर्बिट को क्या मानकर करेंगे? सर्कुलर. तो चलो यहाँ पे अर्थ है, ये अर्थ से सैटेलाइट है, कितने डिस्टेंस पे है? r डिस्टेंस पे ले लो. डन. वी हैव टू कैलकुलेट if this satellite is going in a circle. If the satellite is going in a circle, what will be the velocity of satellite? And this is very easy to calculate, क्योंकि देखो अभी जो भी हम डिराइव करने जा रहे हैं वो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. अब कुछ नहीं करना हमें. कैसे पढ़ चुके हैं? क्योंकि मैंने तुम लोगों को ये भी बताया है कि अगर 2 मास सिस्टम है तो या 3 मास सिस्टम है, तब वो ग्रेविटेशनल फोर्स के इफेक्ट में सर्कल में कैसे जाएगा, और अगर सर्कल में जाएगा तो उसकी वेलोसिटी क्या हो, बताया है ना मैंने. सो यहाँ पे 2 पॉइंट मासेस हैं. दिस इज मास ऑफ अर्थ एंड दिस इज मास ऑफ प्लैनेट.
ठीक है, and planet is going round and round in a circle of radius r under the influence of gravitational force. So let's say velocity of this planet is v, ठीक है, and if its velocity is v, then what is that called, what is that term, सर्कुलर मोशन में क्या बोलते हैं इस फोर्स को, centripetal force. Okay, so centripetal force will get provided by here gravitational force, right? So G, gravitational force between these two is G me into mp by r square. This is gravitational force, and this force will be responsible for the motion of this planet in circle. So this force will be equal to centripetal force acting on the planet. So centripetal force acting on the planet can be written as mass of planet, velocity of planet ka square divided by radius of circle in which it is moving. So this is equal to mp v square by r. ठीक है, so you have to calculate this velocity. So this equation is quite easy, right? अब आप इसको सॉल्व कर दो. कैसे सॉल्व करोगे? mp कैंसिल होगा, एक r कैंसिल होगा. इफ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द velocity will be equal to gme by r, and this is called orbital velocity. इसको क्या बोलते हैं? Orbital velocity. ठीक है, so orbital velocity प्लैनेट के मास पे डिपेंड नहीं कर रहा, वो सैटेलाइट के मास पे डिपेंड नहीं कर रहा. वो किसके मास पे डिपेंड कर रहा? ये सैटेलाइट है, इसको ms रखो. मैंने प्लैनेट क्यों लिया? दिस इज नॉट सन, दिस इज अर्थ. ठीक है, सो दिस वाज ms. डन. सो यू कैन सी हियर velocity of this satellite is not depending on what? Mass of it. Then it is depending on the mass of earth or mass of the body around which it is going round and round in a circle. Then, and it is depending on at what distance it is from that body, here earth. Then, so this is orbital velocity. Clear? So this is how we will calculate it. Now time period of satellites. Velocity right now we have calculated. If we have to calculate time period, how we will do that? Again, you just be clear here. जो मैंने यहाँ पे दिया, यहाँ से ये r distance अर्थ के सेंटर से लिया है. ठीक है, कहीं कहीं क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है. सपोज कर लो ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया कि चलो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करती हूँ. जैसे मैं क्या समझाना चाह रही हूँ, मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर तुम्हारा ये अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ ले लो, ठीक है, अर्थ के सेंटर को यहाँ रखो और यहाँ पे तुम्हारा सैटेलाइट है. ठीक है, सो मैंने जो r डिस्टेंस लिया वो अर्थ के सेंटर और सैटेलाइट के डॉट पॉइंट के बीच का है. कभी कभी क्वेश्चन में तुम्हें ऐसे दिख सकता है कि अर्थ के सरफेस से सैटेलाइट h हाइट पे है, तो अर्थ का रेडियस क्या है? r. सो स्मॉल r हियर विल बी इक्वल टू r प्लस h. उस केस में तुम्हें फॉर्मूला में r की जगह क्या लिखना है? रेडियस ऑफ अर्थ प्लस h, नथिंग एल्स. सो दिस इज हाउ वी विल डील विद थिंग्स. सिमिलरली यहाँ पे भी जो मैं कैलकुलेशन कर रही हूँ, जो भी डिस्टेंस ले रही हूँ, वो अर्थ के सेंटर से ले रही हूँ, ना कि सरफेस से. सो सेंटर से इसका डिस्टेंस कितना है? r है. टाइम पीरियड कितना होता है? टाइम पीरियड कितना टाइम लगेगा इसको कंप्लीट सर्कल में जाने के लिए? सो कंप्लीट सर्कल में जाने का मतलब वो कितना डिस्टेंस जा रहा है? कितना डिस्टेंस जा रहा है? 2 पाई r. सो कितने वेलोसिटी से जा रहा है? v वेलोसिटी से. सो टाइम पीरियड विल बी इक्वल टू हाउ मच? t इक्वल टू 2 पाई r बाई v. नाउ इफ यू राइट हियर t इक्वल टू 2 पाई r, v का वैल्यू रख दो, that is gm by r. सो यहाँ पे r का पावर, r को अगर आप ऊपर ले जाओगे तो क्या लिखोगे? 2 पाई बाई रूट अंडर gm. एक r का पावर यहाँ 1 था, r इंटू रूट अंडर r. डन. सो कितना पावर हो जाएगा? इफ यू सी हियर, t विल बी इक्वल टू 2 पाई बाई रूट अंडर g. m किसके बराबर है? मास ऑफ अर्थ, है ना. सो दिस इज gme into r का पावर 1 plus 1 by 2, that is 3 by 2. Done. So time period is equal to this. अब देखो इसको, इस दोनों तरफ तुम क्या करो, एक काम करो, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो. So t का स्क्वायर if you see is directly proportional to r का क्यूब.
और यही चीज तो हमने पढ़ा था ना केप्लर्स के थर्ड लॉ में, टाइम पीरियड का जो लॉ था, हमने क्या पढ़ा था कि जो टाइम पीरियड का स्क्वायर होता है वो मेजर एक्सिस के डिस्टेंस के क्यूब से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। डन। सो दो हियर वी हैव अज्यूम्ड सर्कुलर ऑर्बिट, जबकि ऑर्बिट क्या होता है, एलिप्टिकल होता है। हमने ऑर्बिट को सर्कुलर लिया है तो भी हमारा कैलकुलेशन सही आ रहा है। इसका मतलब कि हम लोग सर्कुलर ऑर्बिट लेकर भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, कैलकुलेशन नियर अबाउट सेम आएगा। ठीक है, सो हियर दिस इज दिस। सो अगर कहीं भी तुम्हें टाइम पीरियड निकालना है, डोंट गेट कंफ्यूज्ड, यू हैव टू सिंपली डू दिस थिंग। ये बस तुम्हें याद रखना है, रेस्ट तो इसी से डिराइव होकर आया है। डन। So 2 pi r by v. V is orbital velocity. Orbital velocity equal to gm by re. बहुत जगह बच्चे क्या करते हैं ना, escape velocity और orbital velocity से confuse कर जाते हैं। escape velocity कितना आया था हमारा, root under 2 gme by re. And what is this orbital velocity? Orbital velocity is root under gm by r. Confuse नहीं होंगे, ठीक है। अब देखो एनर्जी ऑफ सैटेलाइट को हम डिफाइन करेंगे। एनर्जी ऑफ सैटेलाइट कितना होगा। डन। सो ये तुम्हारा अर्थ है। अगेन अर्थ के सेंटर से ही मैं सारा डिस्टेंस लूंगी, हमेशा मैं इस चीज को हाईलाइट कर रही हूँ सो दैट तुम लोग दिमाग में रखो। मैं सेंटर से सारे डिस्टेंस को ले रही हूँ। अब देखो आर डिस्टेंस पे मेरे पास एक सैटेलाइट है अर्थ के अराउंड। मुझसे किसी ने पूछा इस सैटेलाइट का बताओ एनर्जी क्या होगा। डन। सो जस्ट नाउ वी हैव सीन कि अगर आर डिस्टेंस पे एक सैटेलाइट है तो अगर ये सर्कल में नहीं जाएगा तो ये फॉल डाउन कर जाएगा, है ना, अर्थ की सरफेस की तरफ। अगर वो नहीं फॉल डाउन कर रहा, वो सर्टेन आर डिस्टेंस पे मेंटेन्ड है, इसका मतलब वो सर्कल में जा रहा है। सो इफ you are asked that what is the energy of satellite that is revolving at a distance r from the center of earth, then how you will do this? So this will have two energy. एक तो काइनेटिक एनर्जी होगा काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि इसके पास वेलोसिटी है इस सैटेलाइट के पास। सेकेंड थिंग, ये सैटेलाइट अर्थ के एटमॉस्फेयर में है। अर्थ और सैटेलाइट के बीच का डिस्टेंस इन्फिनिटी नहीं है, आर है। सो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी भी होगा, पोटेंशियल एनर्जी। एंड टोटल एनर्जी विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल। तो एक काम करो, पहले पोटेंशियल एनर्जी को लिखते हैं, ठीक है। सो व्हाट विल बी द पोटेंशियल एनर्जी, माइनस gmm by this is mass of earth, this is mass of satellite by r. It is at r distance, so I am writing here r, potential energy. What will be the kinetic energy? Kinetic energy half into mass of satellite into velocity of satellite ka square. So velocity of satellite means orbital velocity of satellite, right? Satellite ka orbital velocity. And what is that orbital velocity? v का वैल्यू कितना है, रूट अंडर gme by re. So इसका स्क्वायर कर दो। इफ यू आर गोइंग टू डू द स्क्वायर, me into g को मैं यहाँ लिख देती हूँ by re. So how much value we are getting, gms me by 2re. Done. So potential energy is negative, obviously, because system is bonded. Kinetic energy is positive because it always happens to be positive. Now what will be total energy? अगर कोई मुझे बता सकता है टोटल एनर्जी पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। देखो मैं अपने मिस्टेक से नहीं सीखती हूँ, मुझे अभी भी पता चला है कि तुम लोग रिप्लाई नहीं देते, मैं फिर भी पूछ रही हूँ, क्योंकि ना इंसान ना कुछ समय के बाद सीखना भूल जाता है। और कभी कभी हम कन्वीनियंटली नहीं सीखते, क्योंकि हमारे नहीं सीखने में किसी का भला ही छुपा होता है, तो हम नहीं सीखते, और इसलिए मैं सीखना भी नहीं चाहती। ओके, इफ यू वांट टू टेल मी, लेट मी नो। टोटल एनर्जी साइन विल बी पॉजिटिव और नेगेटिव। Total energy sign will be positive or negative. You don't need to go to calculation also. Just by thinking, you can tell me it will be positive or negative. See here, there is a satellite, and that satellite is in the atmosphere of Earth. It means it is bonded to Earth. And if system is bonded, its total energy must be negative. Done. And let's see it mathematically also.
ऐड करके देखते हैं दोनों को क्या आता है. So if you're going to add it, if you see carefully, so minus G Me MS by RE plus क्या करोगे, G MS Me by 2RE. दिख रहा है? This is in magnitude wise, potential energy is double of kinetic energy. दिख रहा है? This potential energy is by magnitude double to that of kinetic energy. है ना? So if I have to add these two, I will make denominator equal. So यहाँ पे मैंने एक सेकेंड, डिनोमिनेटर में मैं यहाँ 2 लिखूंगी, तो मुझे ऊपर भी क्या लिखना होगा, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई भी करना होगा. So if I'm going to do that, answer will be minus G MS Me by RE. Sorry, 2RE. This is the final answer, that is total energy. So what we can see here, let me take you to next slide. Potential energy हमारा कितना आया था, कितना है, G MS Me by RE. This is potential energy. What is total energy? This is equal to, sorry, what is kinetic energy first? So this is equal to G MS Me by 2RE. ये आया था. And what is total energy here we are getting? So total energy is minus of G MS Me by 2RE. यही आया ना हमारा टोटल एनर्जी, इन दोनों को ऐड करके. ठीक है. सो कभी कभी क्वेश्चन पूछता है, और ये तुम्हारे क्लास 12 में भी इंपॉर्टेंट होगा जब हम लोग रदरफोर्ड मॉडल को पढ़ेंगे मॉडर्न फिजिक्स में. ठीक है. एवरीथिंग इज वेरी मच रिलेटेड. ओके. So if you compare the magnitude of potential energy, kinetic energy and total energy, so you can see here clearly magnitude of kinetic energy is equal to magnitude of total energy, and this is equal to potential energy का half. Magnitude of potential energy का half. Agree? So sometimes questions come plainly from this relation. We will do lots of question tomorrow from this portion, from whatever portion these days we have studied, like potential energy, potential, orbital velocity, escape velocity. We will be doing question from that portion. Okay. Anyone has any doubt till now? If you want to say, let me know. Okay. Done. So Earth satellites and weightlessness. Now we are going to read this. Earth satellite में हम लोग पढ़ेंगे कितने तरह के satellites हैं और weightlessness का concept क्या है. ठीक है. So let's move ahead now. Now Earth satellite की अगर बात करो तो देखो ऐसा कुछ सैटेलाइट होता है जो अर्थ के अराउंड, मीन्स एक ऐसी बॉडी जो अर्थ के अराउंड राउंड एंड राउंड वो सर्कल में जा रहा है. ठीक है. दैट इज योर सैटेलाइट. नाउ व्हाट आर द यूजेस ऑफ सैटेलाइट? कम्युनिकेशन के लिए यूज करते हैं, लाइव ट्रांसमिशन, एनालिसिस ऑफ वेदर एंड जियोग्राफिकल पर्पसेस, बहुत सारा यूज है. सो नाउ these are things जो मैं बस जानना है कि कहाँ कहाँ यूज होता है, कैसे यूज होता है, that is not our purpose. But our purpose here is how many types of satellites we use generally. So first very common is geostationary satellite and another is your polar satellite. Done. So यहाँ पे एक काम करते हैं, पहले नेम को ब्रेक डाउन करते हैं. जियो स्टेशनरी सैटेलाइट. जियो का मतलब क्या होता है? चलो इसको थोड़ा थोड़ा करके समझते हैं. दिस इज योर वर्ड जियो. जियो का मतलब क्या होता है? अर्थ. और स्टेशनरी का मतलब क्या पढ़ते हो? रेस्ट. सो ऐसा सैटेलाइट जो अर्थ के रिस्पेक्ट में रेस्ट में है, ठीक है, उसको क्या बुलाते हैं? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट. एंड अगेन पोलर सैटेलाइट के नाम में कुछ ऐसा तो नहीं दिख रहा, बट ये पोलर इसके नाम से क्या दिख रहा है? पोलर सैटेलाइट. पोलर सैटेलाइट कहने का मतलब जो अर्थ के पोल्स के राउंड एंड राउंड जा रहा है. कहने का मतलब कि यहाँ पे जो तुम्हें सैटेलाइट दिख रहा है ना, यहाँ पे जो तुम्हें सैटेलाइट दिख रहा है, दैट इज नॉट गोइंग इन पोलर ऑर्बिट. आई मस्ट से पोलर का मतलब अर्थ का पोल्स किधर होंगे?
पोलर रीजन एक नॉर्थ पोल होता है, साउथ होता है, ठीक है। सो पोलर रीजन कहने का मतलब इस सर्कल में अगर कोई जाता है, ऐसे कुछ जाता है, तो उसको क्या बुलाते हैं? पोलर सैटेलाइट बुलाते हैं। एक एक करके इन दोनों को पढ़ेंगे थोड़ा थोड़ा। चलो अब जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को देखते हैं। सो यहाँ पे आप ध्यान से देखो, ये सैटेलाइट जो है, दिस इज जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। इसके प्रॉपर्टीज क्या दिख रहे हैं डायग्राम को देखकर? अगर तुम ध्यान से देखो तो ये सैटेलाइट जिस ऑर्बिट में जा रहा है वो ऑर्बिट कैसा है? इक्वेटोरियल ऑर्बिट है। कैसे? अ, जैसे प्रीवियस एक्सरसाइज में मैंने तुम लोगों को बताया कि पोलर सैटेलाइट क्या होगा, जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल को क्रॉस करते हुए सर्कल में जाएगा, दैट इज पोलर सैटेलाइट। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट अर्थ का जो वेस्ट और ईस्ट होगा, यानी कि जो इक्वेटर होगा, इस चीज को रेडियस मानकर जो जाएगा ऐसे, उसको क्या बुलाएंगे? जियो स्टेशनरी। मीन्स उसको नहीं बुलाएंगे, लेकिन जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का ऑर्बिट किधर होगा? इक्वेटोरियल प्लेन में होगा। डन। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का बेसिक डेफिनेशन है कि वो अर्थ के रिस्पेक्ट में रेस्ट में होगा, लेकिन अर्थ के रिस्पेक्ट में वो रेस्ट में हो, इसके लिए जरूरी है कि उसका ऑर्बिट कैसा हो? इक्वेटोरियल प्लेन में हो। व्हाई? यू जस्ट सी हियर नाउ इन द डायग्राम, इफ यू सी केयरफुली, अर्थ क्या होता है? अर्थ अपनी एक्सिस पे, अर्थ हमारा रेस्ट में नहीं है। अर्थ क्या है? एब्सोल्यूट रेस्ट में नहीं है। उसका जो एक्सिस है, ये वाला एक्सिस, इसके अराउंड वो ऐसे ऐसे घूम रहा है। अर्थ भी क्या हो रहा है? उसके अराउंड ऐसे ऐसे घूम रहा है। नाउ इफ यू सी, अर्थ अगर ऐसे घूम रहा है, तो जैसे तुम ऐसा सोचो कि सपोज कर लो एक ट्रेन है यहाँ पे, ठीक है। इस ट्रेन में तुम खड़े हो और ये ट्रेन तुम्हारा इधर जा रही है, ठीक है। एक और ट्रेन है सेम यहाँ पे, डन। और ये पर्सन है यहाँ पे, ये ऐसे है, और ये ट्रेन भी इधर जा रही है। नाउ इन दोनों ही ट्रेन में बैठा हुआ दो आदमी है। उस आदमी का नाम कुछ भी रख लो। सपोज कर लो ये आदमी ए है, ये आदमी बी है। सो इसकी वेलोसिटी v1 ले लो, इसकी v2 ले लो। डन। इसका एक्सेलरेशन a1 ले लो, इसका एक्सेलरेशन a2 ले लो। अगर मैं तुमसे पूछूं कि ट्रेन ए आदमी को, जिस ट्रेन में आदमी ए बैठा है, उसको आदमी बी रेस्ट में कब दिखे? आई वॉन्ट टू आस्क, उसको रेस्ट में वो कब दिखेगा? ए के रिस्पेक्ट में बी रेस्ट में कब होगा? जैसे अगर मैं ग्राउंड पे खड़ी हूँ, अगर मैं यहाँ, अगर ये ग्राउंड है, मैं यहाँ खड़ी हूँ, मेरे रिस्पेक्ट में दूसरा आदमी रेस्ट में कब होगा? जब वो भी ग्राउंड पे खड़ा है और रेस्ट में है, तभी दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट में होंगे। यहाँ पे ए जो है वो v1 वेलोसिटी से जा रहा है, बी v2 वेलोसिटी से जा रहा है। ये दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट में हो, इसके लिए जरूरी है कि v1 और v2 किसके बराबर हो? v1 और v2 एक दूसरे के बराबर हो और सेम डायरेक्शन में जा रहा हो, ये भी जरूरी है। अगर तुम्हारा बी, ए सपोज कर लो इस डायरेक्शन में जा रहा है और बी तुम्हारा इस डायरेक्शन में जा रहा है इधर, तो ए और बी के का रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगा? दिस इज जस्ट अ कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। अगर ए की वेलोसिटी है टुवर्ड्स राइट, बी की वेलोसिटी है टुवर्ड्स लेफ्ट, तो दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगी? v1 प्लस v2। तो ए को दिखेगा बी बहुत ही हाई स्पीड, दैट इज v1 प्लस v2 से इधर जा रहा है, उसको ऐसा दिखेगा, ठीक है। या फिर वॉट एवर डायरेक्शन ही विल गेट। सो इट इज इंपॉर्टेंट कि दो बॉडीज एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट में हो, इसके लिए जरूरी है दोनों की वेलोसिटी एक्सेलरेशन सेम हो और उनका डायरेक्शन भी सेम हो। सेम थिंग इज हैपनिंग हियर, दिस इज जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, यानी कि अर्थ के रिस्पेक्ट में वो रेस्ट में है। अर्थ तुम्हारा किधर रोटेट हो रहा? अर्थ मेरा, ध्यान से देखो, अर्थ मेरा इस ऐसे जा रहा है, तो ये सैटेलाइट भी मेरा ऐसे ही जा रहा है, ऐसे ही जा रहा है इसी ऑर्बिट में, जिस ऑर्बिट में मेरा अर्थ क्या हो रहा है? ऐसे ऐसे घूम रहा है। डन। नाउ अर्थ एक, अब देखो अगर दोनों सेम हो, दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट में है, तो जरूरी है कि दोनों सेम सेंस में घूमेंगे और दोनों का टाइम पीरियड भी सेम होना चाहिए। डन। सो अर्थ जो है अपनी एक्सिस पे कंप्लीट रोटेशन के लिए कितना टाइम लेता है? एक दिन का टाइम, दैट इज योर 24 आवर। तो ये जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है, ये भी 24 आवर में अपनी ऑर्बिट में वो कंप्लीटली क्या कर जाएगा? घूम जाएगा। सो रेस्ट इज योर कैलकुलेशन, आई हैव एक्सप्लेन थिंग्स। डन। इफ यू सी हियर,
what you will see, satellite in a circular orbit around the earth in the equatorial plane. कौन से प्लेन में होगा ये सैटेलाइट तुम्हारा? इक्वेटोरियल प्लेन में होगा, हाईलाइट कर लो, दिस इज एन इक्वेटोरियल प्लेन, ओके। और इसका टाइम पीरियड कितना होगा? 24 आवर्स। डन है, इसका टाइम पीरियड क्या होने वाला है? 24 आवर्स। डन। नाउ द क्वेश्चन इज, क्या क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है? क्वेश्चन ये हो सकता है कि ये जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है वो अर्थ कितने रेडियस पे घूमेगा, ठीक है। सो दैट कैलकुलेशन वी कैन डू, क्योंकि हमें टाइम पीरियड पता है, इसका टाइम पीरियड कितना होगा? 24 आवर्स। अगर आर रेडियस में जा रहा है, टाइम पीरियड वी नो, वी कैन कैलकुलेट थिंग्स, राइट? वी कैन कैलकुलेट आर. So let's see now. Appears to be stationary when viewed from a point on the earth. Now let's go to the time period calculation. Again यहाँ पे देखो, जो सैटेलाइट है, ये जो सैटेलाइट है उसको अर्थ के सरफेस से h हाइट पे लिया गया है, ये h हाइट है। डन। सो अर्थ के सेंटर से वो कितने डिस्टेंस पे होगा? ये r प्लस h। डन। सो यहाँ पे जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला लिखा है ना, हमने टाइम पीरियड का फॉर्मूला कितना लाया था अगर तुम लोग को याद हो? सो टाइम पीरियड का फॉर्मूला आया था 2π/√g(me) इंटू r का पावर 3/2। और यहाँ पे r ही किसके बराबर है? रेडियस ऑफ अर्थ प्लस h के बराबर। डन। सो दिस इज टाइम पीरियड, डन, of this satellite, and here this time period must be equal to how much? It should be equal to 24 hours, right? So यहाँ पे देखो re plus h will be equal to this, and h will be equal to what? This much. Done. So we can calculate t by putting t equal to 24 hours. If you're going to put these values, we will see geostationary satellite we keep at this much height from the surface of earth. अगर अर्थ के सेंटर से पूछ रहा है तो इसमें क्या ऐड कर देना? रेडियस ऑफ अर्थ, एंड दैट इज इक्वल टू 6400 किलोमीटर, ठीक है। सो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को मैंने डिस्कस किया, क्या जरूरी है जानना, ये होता क्या है? डन। ये क्या होता है? ये एक सैटेलाइट है जो कि अर्थ के रिस्पेक्ट में रेस्ट में दिखता है। अगेन ये अर्थ के रिस्पेक्ट में रेस्ट में है, तो इसका सेंस ऑफ रोटेशन कैसा होगा? जैसा अर्थ के रोटेशन का सेंस होगा। डन। ये कौन से प्लेन में रोटेट करेगा और सर्कुलर मोशन में जाएगा? इक्वेटोरियल प्लेन। इसका टाइम पीरियड क्या होगा? 24 आवर्स। अर्थ के सरफेस इसको कितने हाइट पे रखनी चाहिए? सो फॉर दैट वी विल डू द कैलकुलेशन। टाइम पीरियड हमें पता है और रेडियस ऑफ अर्थ भी पता है, सो अर्थ के सरफेस से कितनी हाइट पे रखा जाएगा, दैट कैलकुलेशन वी कैन डू, एंड इफ यू विल पुट द वैल्यू वी विल गेट दिस मच एज आंसर। ओके, so this is, and next important question is कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का यूज क्या होगा, ठीक है। तो देखो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या है? अर्थ के रिस्पेक्ट में रेस्ट में है। कहने का मतलब, अगर तुम इस सैटेलाइट को ध्यान से देख पा रहे हो तो तुम अच्छे से इसको नोटिस करो। ये जो पॉइंट है अर्थ का, सॉरी ये घूम रहा है ना, ये पॉइंट जो है, यानी कि जो पॉइंट, ये वाली पॉइंट और सैटेलाइट, डन। ये जो सैटेलाइट है वो हमेशा अर्थ के एक कॉमन पॉइंट के ऊपर है। अगर मैं इसको यहाँ पे ड्रॉ करूं, ये मेरा अर्थ है और मेरा जियो स्टेशनरी सैटेलाइट यहाँ है, तो ये सैटेलाइट हमेशा अर्थ के इस सरफेस के टुवर्ड्स है हमेशा, क्योंकि जब ये पॉइंट इधर मूव कर रहा है तो ये सैटेलाइट भी इधर मूव कर रहा है, दोनों साथ साथ आगे जा रहे हैं। यानी कि ये सैटेलाइट हमेशा अर्थ के एक सर्टेन रीजन को लुक कर रहा है, सर्टेन रीजन को देख रहा है। तो अगर मुझे किसी भी एक सर्टेन रीजन के लिए फोरकास्टिंग करनी है, एक सर्टेन रीजन का इमेज लेना है अर्थ के सरफेस का, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, ठीक है। सो दिस इज योर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। आई होप इट इज क्लियर। एनी डाउट? ओके, एवरीवन हैज लेफ्ट almost. I told you all in the very first class that I will really see how many people will stay, and like अभी से स्टार्ट हो गया सबका आना जाना। चलो ठीक है, कोई नहीं। आर्या, you have any doubt? If you have, let me know. Otherwise, we will close. And in the next class, पोलर सैटेलाइट को थोड़ा पढ़ेंगे और थोड़ा सा एक्सटेंशन में मैं बताऊंगी कि सैटेलाइट, क्योंकि वो जी के हिसाब से थोड़ा इंपॉर्टेंट है, so that I will discuss. And after that, weightlessness, and then things will get done. Okay, everyone, bye bye, take care, all the best, thank you.